नमस्कार, टीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सफल यात्रा के बाद धरती पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देश में जश्न, माँ बाप ने बताया गर्व का पल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी बधाई। एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी एससीओ की स्थापना। 3 बुराइयों को जड़ से खत्म करना जरूरी। चीन के राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। युवाओं के रोजगार के लिए बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, कई लोगों की मौत। सीएम धामी ने घायलों के उचित उपचार के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। पीएम राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान। विदेशी व्यापार के मोर्चे पर अच्छी खबर। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निर्यात 210 अरब डॉलर के पार। बीते 10 वर्षों में पहली तिमाही में ये विदेश व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा। जून में व्यापार घाटा हुआ कम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सकुशल वापस धरती पर आ गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु के साथ वापस आ गए हैं। 4 दशकों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था। शुभांशु की सकुशल धरती वापसी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है। शुभांशु की वापसी को लेकर पूरे देश में उत्सुकता का माहौल नजर आया, तो सुरक्षित वापसी के बाद से पूरे देश में खुशी की लहर है। शुभांशु का परिवार अपने बेटे की उपलब्धि से गौरवान्वित है, तो इस मिशन का अनुभव भारत के लिए अंतरिक्ष की अन्य संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। The ocean there, Dragon is about to touch down in just a few seconds here. करोड़ों भारतीयों के साथ दुनिया की नजरें टिकी थी कैलिफोर्निया के तट पर। अरबों निगाहें उस पल के इंतजार में खड़ी थी जब एक्सियोम 4 मिशन सफलतापूर्वक वापसी के लिए इतिहास रचने के करीब थी। 18 दिन का लंबा इंतजार भारतीय समयानुसार करीब 3 बजे खत्म हुआ। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अंतरिक्ष यात्री की धरती पर वापसी के साथ। शुभांशु जब कैप्सूल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। हाथ उठाकर उन्होंने सबका अभिवादन किया। शुभांशु के चेहरे पर सफलता की चमक थी तो संतोष भी साफ नजर आ रहा था। ये क्षण भारत के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि शुभांशु पहले भारतीय हैं जिन्होंने किसी निजी मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और सुरक्षित वापस लौटे। दरअसल एक्सियोम 4 की धरती पर सफलतापूर्वक वापसी के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल मिशन के दौरान शुभांशु ने न केवल भारतीय अंतरिक्ष प्रयासों का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक शोध और तकनीकी प्रयोग में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसलिए एक्सियोम 4 मिशन को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते कदमों का प्रतीक माना जा रहा है। मिशन पायलट के तौर पर शुभांशु की जिम्मेदारी लॉन्चिंग और वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट उड़ाना, उड़ान के दौरान सिस्टम की जांच करना, आईएसएस के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को संभालना और बोर्ड पर होने वाले ऑपरेशनों में सहयोग देना शामिल रहा। आईएसएस पर प्रवास के दौरान शुभांशु ने विभिन्न शोध प्रयोगों को अंजाम दिया। वह स्पेस बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य विज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभाग से संबंधित 60 से ज्यादा प्रयोग को अंजाम दिया, जिनमें से 7 भारत के नेतृत्व में हुए। शुभांशु ने योग के प्रदर्शन और क्रू के पोषण के साथ शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारतीय भोजन पर फोकस करने जैसी योजना को भी बखूबी निभाया। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस सेंटर में अपने प्रवास के अंतिम सप्ताह में किसान की भी भूमिका निभाई। अनुसंधान के तहत अंतरिक्ष में खेती के प्रयास के तहत मूंग और मेथी के बीज उगाए।
उन्होंने पेट्री डिश में सफलतापूर्वक अंकुरित हो रहे बीजों को आईएसएस पर एक स्टोरेज फ्रीजर में रख दिया। दरअसल ये खेती अंतरिक्ष में हो रहे एक शोध का हिस्सा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि सूक्ष्म माइक्रोग्रेविटी अंकुरण और पौधे के शुरुआती विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपनी समर्पण, साहस और पथ प्रदर्शक भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। बहरहाल शुभांशु की यात्रा मिशन अंतरिक्ष की तरफ एक कदम भर नहीं है, बल्कि भारत की एक बड़ी छलांग है, जो न सिर्फ देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक्सियोम 4 के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के अविस्मरणीय पल का गवाह बना। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शानदार सफल वापसी के बाद से उनके परिवार में खुशी की लहर है। शुभांशु की वापसी को देख उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े तो पिता और बहन भी बेहद खुश दिखाई दिए। परिवार ने केक काटकर शुभांशु की वापसी का जश्न मनाया। पिता ने शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को गर्वित करने वाला पल बताया। उनकी माता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शुभांशु से प्रेरणा लेनी चाहिए और ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ है। वहीं शुभांशु की बहन ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर खुशी का कोई पैमाना होता तो शायद वो आज टूट जाता। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की हुई सफल लैंडिंग से वो बेहद खुश हैं। बता दें कि कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हुई। सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया। सब कुछ वही है। आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव। बिल्कुल धरती पे आ गए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी हो गई है। इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर लौटने पर हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में उनकी भूमिका ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्सियोम 4 के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन के बाद पृथ्वी पर उनकी विजयी वापसी पर हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और पेशेवर उत्कृष्टता ने प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित किया है। भारत की अंतरिक्ष क्षमता निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये मिशन महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गर्व का क्षण बताते हुए एक्स पर लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन से सफल वापसी हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष को छुआ है बल्कि भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक और वापस उनकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गौरवपूर्ण कदम है।
मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी अपार सफलता की कामना करता हूं। वहीं शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की एक्सियोम 4 मिशन से विजयी वापसी भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक उनकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का एक ज्वलंत प्रतीक भी है। अंतरिक्ष में पहुंचकर उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को उड़ान दी। साहस, विज्ञान और राष्ट्रीय गौरव की उनकी असाधारण यात्रा में उन्हें निरंतर सफलता की कामना करता हूं। और वहीं केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी को भारत के लिए एक अद्भुत पल बताया। उन्होंने कहा कि भारत का एक सुपुत्र लौटा है। उनका कहना था कि भारत को विश्व बंधु की तरह भूमिका निभानी है। A moment of pride for the whole world and a moment of glory for India as one of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed Bharat has found an enduring space in the world of space. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हरित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में किए जा रहे प्रयासों पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के एक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए लिखा कि ये हरित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और प्रयासों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया की दिशा में बढ़ते कदम को लेकर खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्किल इंडिया हमारे युवाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मजबूत कर रहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया की दिशा में लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने भी पेश किया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और उसको लेकर आंकड़े भी लगातार गवाही देते रहते हैं। भारत के निर्यात के आंकड़ों में तेजी दर्ज की गई है और ये बीते 10 साल की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इस बीच आए महंगाई के आंकड़ों ने भी आम लोगों को बड़ी राहत दी है। बीते 6 वर्षों में महंगाई सबसे कम दर्ज की गई है। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं और बाधाओं के बावजूद भारत का व्यापार आंकड़े शानदार कहानी कह रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत का निर्यात प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। निर्यात के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर यही गति जारी रहती है तो देश पिछले साल के रिकॉर्ड उच्च निर्यात स्तर को पार करने की राह पर होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश से होने वाला कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 210 अरब डॉलर को पार कर गया। बीते साल की इसी अवधि के मुकाबले ये करीब 6% की बढ़त दिखाता है। बीते 10 वर्षों में पहली तिमाही में ये विदेश व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में होने वाला कुल आयात करीब 180 अरब डॉलर रहा है, जो बीते साल 172 अरब डॉलर के स्तर पर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून में भारत का व्यापार घाटा कम होकर 18.78 अरब डॉलर रह गया, जबकि मई में ये 21.88 अरब डॉलर था। जून में जिन वस्तुओं के आयात में कमी आई उसमें अहम है दालों के आयात में आने वाली 75% की कमी। इसके साथ ही न्यूज प्रिंट, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, कोयला और कीमती धातुओं के आयात में कमी दर्ज की गई है। जून महीने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चाय, जूट उत्पादों, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, अनाज और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयात जो है वो काफ़ी घटा है और इसी का असर ये हुआ है कि व्यापार घाटा आपका जो है वो कम हो गया और ये लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके रुपए पर जो अनावश्यक दबाव पड़ता है, जब व्यापार घाटा बहुत बढ़ जाता है तो रुपए पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, वो दबाव काफ़ी हद तक कम होगा।
निर्यात के आंकड़े संतोषजनक हैं, तो महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को लगातार राहत मिल रही है। खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 2.1% हो गई है। इसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.72% की कमी दर्ज की गई है। मई में ये 2.82% थी। जून 2025 में रिकॉर्ड की गई खुदरा महंगाई दर जनवरी 2019 के बाद रिटेल मुद्रास्फीति का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। वहीं थोक महंगाई दर जून में गिरकर -0.13% हो गई है। इस साल की शुरुआत से ये पहला मौका है जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर नकारात्मक स्तर और 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 5.1% रही है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8.1% थी। आधिकारिक डेटा के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के कार्यकाल में जनवरी 2012 से लेकर अप्रैल 2014 तक के 28 महीनों में से 22 महीनों में महंगाई दर 9% से अधिक रही थी। यूपीए के कार्यकाल के आखिरी 3 वर्षों में देश में खुदरा महंगाई दर औसत 9.8% रही थी, जबकि उस समय वैश्विक स्तर पर महंगाई महज 4 से 5% के बीच थी। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में ज्यादा समय खुदरा महंगाई दर 5% से कम रही है और कभी भी महंगाई ने 8% से ऊपर का स्तर पार नहीं किया है। जनवरी 2019 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है और इसमें कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो खाद्यान्न है। और अगर मैं 3 चीज़ों की बात करूं, एक तो आपका जो सब्जी है, दूसरे अगर बात करूं मसाले की, तीसरे अगर बात करूं दाल की, इन तीनों में डिफ्लेशन देख रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो महंगाई दर है वो नकारात्मक हो चली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष के अपने पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। अजय मिश्रा और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अधिक से अधिक एमएसएमई को बैंकों से ऋण सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने अपने एमएसएमई क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत 11 जुलाई 2025 को IDBI बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता ज्ञापन उन संभावित एमएसएमई ग्राहकों को IDBI बैंक के पास भेजने के लिए आधार होगा जिन्होंने उनके ऋण उत्पादों में रुचि व्यक्त की है। IDBI बैंक द्वारा फाइनेंसिंग की ये व्यवस्था देश भर में विभिन्न स्थानों पर जहां बैंक शाखाएं स्थित हैं वहां या अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों या समूहों में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं तक विस्तारित की जाएंगी। NSIC की ओर से मुख्य महाप्रबंधक संजय रौतेला और IDBI बैंक प्रधान कार्यालय मुंबई के महाप्रबंधक चंद्रशेखर आर्य द्वारा डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, CMD NSIC गौरव गुलाटी निदेशक वित्त NSIC एवं NSIC और IDBI बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मंगलवार को भारत में टेस्ला के पहले शोरूम का उद्घाटन हो गया। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, जिन्होंने देश में पहले टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने जानकारी भी दी कि शोरूम के बाद अब टेस्ला कंपनी कार चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था भी कर रही है। इस विदेशी कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार मॉडल Y को भी लॉन्च कर दिया है। इस कार की कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। बिक्री के बाद कार की डिलीवरी सितंबर से शुरू हो जाएगी। बेहद ही हाईटेक ये कार कई अनूठे फीचर्स से लैस होगी। वेलकम टेस्ला टू इंडिया। I think this is not just inauguration of an experience center, but it is a statement that Tesla has arrived, a statement that Tesla has arrived in the right city, in the right state. I must share with you that in 2015, when I went to US, I had my first ride in Tesla, and then I thought that we require such vehicle for mobility in India, but it took you 10 years.
एक समय था जब दुनिया भारत को सपेरों के देश के नाम से जाना करती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की नज़र में भारत का सम्मान कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब भी विदेश में लोग हमें मिलते हैं तो उनके दोनों हाथ हमारे सम्मान में जुड़ जाते हैं और वो कहते हैं, नमस्ते भारत, ये शक्ति है नए भारत की और ये सम्मान है 140 करोड़ भारतीयों का। ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यंग प्रेन्योर समिट 2025 में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत की युवा शक्ति असीमित ऊर्जा से परिपूर्ण है और यही ऊर्जा भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगी। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, विश्व गुरु। कुछ लोग सोचेंगे विश्व गुरु क्या? विश्व गुरु मतलब जो पूरे वर्ल्ड को गाइड करे, जो पूरे विश्व को दिशा दे, जो उन्हें बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लीडिंग स्टार बने और हम सबको मिलके अपने इस भारत को लीडिंग स्टार बनाना है। अच्छे से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, अच्छे से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। पत्थर तो अक्सर शीशों को तोड़ देते हैं, पत्थर तो अक्सर शीशों को तोड़ देते हैं, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर उमंग है और आपके अंदर देशभक्ति भी होनी चाहिए। और मिल करके सबसे पहले मेरा देश, ऐसा सोचते हुए हम लोग आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री विदेश की पहली चीन यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है तो एससीओ के मंच पर भारत के पक्ष को बेहद मजबूती से रखा है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए एससीओ देशों को साथ आने की बात कही है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री ने बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि हम वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करें, विभिन्न आयामों को जोखिम मुक्त करें और उन दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करें जो हमारे सामूहिक हितों को खतरे में डालती हैं। आतंकवाद पर प्रमुखता से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से एससीओ सदस्यों को अफगानिस्तान की विकास सहायता के साथ आगे आना चाहिए। भारत अपनी ओर से निश्चित रूप से ऐसा करेगा। विदेश मंत्री ने एससीओ के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए अधिक व्यापार निवेश की जरूरत भी बताई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीनी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं।
मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की अपनी पहली यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। सरगेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास की समीक्षा की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करके अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार ने अगले 5 साल के दौरान 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का फैसला किया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। नीतीश सरकार के फैसले पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं तो एनडीए नेताओं ने आंकड़ों के साथ विरोधियों पर पलटवार किया है। इससे पहले पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में बिहार में युवा आयोग बनाने और सरकारी नौकरी में केवल राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण देने जैसे 43 बड़े फैसले किए गए थे। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम। औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। बिहार की एनडीए सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता स्वयं विकास आयुक्त करेंगे। ये समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। साथ ही बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे बीएलओ सुपरवाइजर को सालाना मिलने वाले मानदेय के अलावा 6,000 रुपए देने का भी फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इससे बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एनडीए की सरकार 25 से 30 इस बिहार में 1 करोड़ रोजगार सृजन करेगा और साथ साथ सरकारी नौकरी भी दोनों मिला करके 1 करोड़ रोजगार बिहार के अंदर सृजित करेगा। राज्य सरकार के 1 करोड़ रोजगार देने के फैसले पर तेजस्वी यादव ने फिर से तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विधायी तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट से 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा किया गया और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह उनकी हताशा, सामने खड़े हार की हताशा और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, यह दर्शाता है। बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में बिहार में युवा आयोग बनाने और सरकारी नौकरी में केवल राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण देने जैसे 43 बड़े फैसले किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग पर मुआनी के पास मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी मैक्स अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी और बरसाती नाले में समा गई। इस भीषण दुर्घटना में 8 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 सगी बहनों समेत 3 छात्राएं भी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 8 यात्रियों को खाई से निकालकर सभी को मुआनी अस्पताल में भर्ती कराया। पिथौरागढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि जनपद पिथौरागढ़ के मुआनी क्षेत्र में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के अत्यंत दुखद समाचार
को सुना। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई सड़क दुर्घटना में जान माल की हानि से दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। नक्सलवाद की कमर तोड़ने की दिशा में आज सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कई शीर्ष माओवादियों ने तेलंगाना के रामागुंडम कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल हैं आत्राम लच्छन्ना, गोपन्ना राजप्पा और उनकी पत्नियां चौधरी अंकुबाई, अनितक्का और लक्ष्मी। आत्राम लच्छन्ना वर्ष 2023 से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले 2007 में उन्हें उत्तर बस्तर के डीवीसी टेक्निकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया था। महिला माओवादी अनितक्का का संगठन में लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1995 तक वो तेलंगाना के सिरपुर दलम में सक्रिय रहीं। 2002 में उन्हें एसीएम बनाया गया और 2007 में टेक्निकल डिपार्टमेंट में उनकी तैनाती हुई। वर्तमान में वो उत्तर बस्तर डीवीसी में डीसीएम के रूप में कार्यरत थीं। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। असम पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट की संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। असम के चराईदेव जिले में पिछले 2 महीनों में उल्फा आई के 31 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने चराईदेव जिले में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे गश्त बढ़ा दी है। चराईदेव को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाले सभी संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। इन मार्गों से जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उल्फा आई के कोई भी सदस्य इस क्षेत्र में घुसपैठ न कर पाएं। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी रेंज सत्यराज हजारिका ने चराईदेव के जिला मुख्यालय सोनारी का दौरा किया। उन्होंने जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा और आकलन करने के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। असम के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी सत्यराज हजारिका ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चराईदेव पुलिस ने पिछले 2 महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबंधित संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट के कुल 31 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जून में 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में अब तक 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों को उल्फा आई से संबंध बनाए रखने और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में समूह की सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता थाउर राणा के अपने परिवार से नियमित अंतराल पर फोन से बात करने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए एनआईए ने और वक्त मांगा है। जेल प्रशासन ने थाउर राणा की मांग पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। 25 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। थाउर राणा ने तिहाड़ जेल में अपने लिए बेड मुहैया कराए जाने की मांग की है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से थाउर राणा को बेड मुहैया कराने को कहा है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि थाउर राणा के मेडिकल से जुड़े सारे दस्तावेज जेल प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना एक बार फिर मुश्किलों में पड़ गए हैं। अपने कंटेंट में दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने के मामले में कॉमेडियन समय रैना और विपुन गोयल समेत 5 लोग सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। बता दें कि कॉमेडियन समय रैना और विपुन गोयल समेत 5 लोगों पर गैर सरकारी संगठन द्वारा याचिका दायर की गई। याचिका के बाद इस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया।
ओडिशा के बालासोर में छात्रा द्वारा आत्महत्या मामले की जांच के लिए यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। समिति 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर राजकुमार मित्तल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। छात्रा ने कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए खुद को आग लगा ली थी। 95% जलने के बाद उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार रात उसकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बालासोर में छात्रा के आत्मदाह की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी ने बालासोर की घटना को लेकर टिप्पणी की है। बालेश्वर में जो घटना हुई भोगराई की वो बच्ची, ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बात सामने आ रही है, जब बात सामने आई तब वो घटना होने के बाद राज्य सरकार यहाँ के बहुत त्वरित कार्रवाई किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने संवेदनहीनता दिखाई थी। जो मूल जिनके नाम पे आरोप है उस प्राध्यापक को तुरंत गिरफ्तार करवाया गया है। जो प्रिंसिपल, जो आईसी कमेटी, इंटरनल कमेटी के माध्यम से जो समीक्षा करके एक विषय को सुधारने की आवश्यकता था, उन्होंने भी, प्रिंसिपल ने भी बहुत लापरवाही की, उनको अनदेखा किया। उन्हीं को बच्ची ने कई बार अनुरोध किया, लिखित के रूप में भी दिया, तब भी सुनवाई नहीं करने के कारण जो उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी ने एक बात और कहा है, मणिपुर से तुलना की उड़ीसा की घटना को। देखिए, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मणिपुर में जब लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत थी कांग्रेस की रिजीम में, ये इतिहास की हिस्सा है। अभी मणिपुर की स्थिति सुधर रही है। उड़ीसा में जो घटना हुआ, इसके बारे में हम दुखी है, चिंतित है और संवेदनशील है। उड़ीसा को सर विकसित भारत बनाने का सपना किस तरह से उड़ीसा में कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। अभी पिछले महीने में उन्होंने जब इस राज्य सरकार की 1 साल, नई राज्य सरकार की 1 साल पूर्ति हुई, तब वहाँ आके उन्होंने एक 2036 उड़ीसा 2036 तक एक लैंग्वेज बेस फास्ट देश राज्य हो जाएगा। हमारे देश में पहला राज्य होगा जो भाषा आधारित बना है। इसलिए 2036 भी उड़िया लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम 100 साल पूरा करेंगे अपने राज्य का। वैसे ही 2047 देश की आज़ादी का 100 साल होगा। ये जो कालखंड रहा, अमूर्त कालखंड रहा उड़ीसा के लिए और देश के लिए, उसमें उड़ीसा भरपूर योगदान करेगी। केंद्र की मोदी सरकार को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं 11 वर्षों में। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संवेदनशील, उत्तरदायी, प्रजातांत्रिक और पारदर्शी सरकार चलाई, शासन प्रणाली चलाई। अनेक सुधार हुए हैं, अनेक कल्याणकारी योजना हुए हैं। सबसे उसकी बड़ी लाभार्थी गरीब लोग बने, महिला बने, युवा बने, वंचित वर्ग के लोग बने। ये जो पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म के कारण सबसे ज़्यादा आर्थिक संसाधन पूर्वी भारत को मिला, गरीबों को मिला, पिछड़ों को मिला। नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल अत्यंत सफल रहा है 11 साल से। ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो डीडी न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी योगेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, कटक, उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की प्रक्रिया के अनुसार ड्रॉ के माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्वायत्त बोर्ड और खोज समिति के अंशकालिक सदस्यों का चयन किया। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से 10 अंशकालिक सदस्यों, राज्य चिकित्सा परिषद से 9 अंशकालिक सदस्यों, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के 4थे अंशकालिक सदस्य और खोज समिति के लिए एक विशेषज्ञ का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL और एम्स बीबीनगर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन प्रथम मेक इन इंडिया उच्च प्रोफाइल उन्नत कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग का एम्स बीबीनगर तेलंगाना में अनावरण किया गया। इसका शुभारंभ डॉक्टर GA श्रीनिवास मूर्ति, निदेशक DRDL, और डॉक्टर अहंथम संता सिंह, कार्यकारी निदेशक एम्स बीबीनगर द्वारा किया गया।
ADIDOC, जिसका पर्याप्त सुरक्षा कारक के साथ 125 किलोग्राम तक के भार के लिए बायोमैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। विभिन्न भार के रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 स्तर पर डिजाइन किया गया है। ये ज़रूरतमंद लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के बराबर प्रदर्शन भी प्रदान करता है। इसकी उत्पादन तुलना में लगभग 2 लाख रुपये की लागत के साथ 20,000 रुपये से भी कम होगी। इस नवाचार से भारत में निम्न आय वर्ग के विकलांग लोगों के व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू मंगलवार से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस नुकसान के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उनसे सड़कें बनवाने और विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के संबंध में गृह मंत्री के साथ चर्चा हुई। गृह मंत्री आने वाले दिनों में व्यक्तिगत रूप से हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया है उससे बहुत नुकसान हुआ है और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं आने वाले समय खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करूंगा और निश्चित तौर पर ये जो डिजास्टर हो रहा है उन्होंने अपने कंसर्न सेक्रेटरी को ये बोला कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है इस सब की एक स्टडी करवाने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य में, तो उस दृष्टिकोण से उसको दिखाने की ज़रूरत है। तो एक केंद्रीय टीम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी जो अध्ययन करेगी, क्लाउड बस्टिंग का भी अध्ययन करेगी और जो डिजास्टर से जो नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन करेगी और उसके बाद एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मैंने बात की है। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी केंद्रीय टीम आकर जब हमें रिपोर्ट देगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान सपने को साकार करने और ग्वालियर शहर को अन्य महानगर की तरह ही स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए ग्वालियर नगर निगम शहर के सभी वर्गों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास कर रहा है। इन संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर को स्पेशल कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। इससे सभी शहरवासियों में काफ़ी उत्साह है और वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से ये कार्य शुरू हुआ। स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। जैसा आपने सुना होगा कि अभी स्पेशल कैटेगरीज में ग्वालियर को अवार्ड मिला है, ये हम लोगों का उत्साह को और बढ़ा देता है। ये बहुत ही सुखद न्यूज़ है और मुझे ये लगता है कि आज हमको जो अवार्ड मिला है उत्साहवर्धन के लिए स्पेशल कैटेगरी में, आगे चल के हमको 1 नंबर का अवार्ड मिलेगा जो कि है ना मेन स्ट्रीम में होगा। शासन, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक और इवन छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है और इसी के तहत विशेष रूप से कैटेगरी में ग्वालियर को पुरस्कृत भी किया गया है। पब्लिक के द्वारा निरंतर रूप से किए जा रहे कार्यों के द्वारा ही संभव हुआ है। इसमें सभी लोगों को मिलके और भी अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए, जिससे कि ग्वालियर की रैंकिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और इंदौर के समान रैंकिंग 1 पे ग्वालियर आ सकता है। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर यूपी में योगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन और टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग में भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में मेरठ के सभी प्रमुख कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ प्रमुख मंदिर क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ATS द्वारा एक जो टेथर ड्रोन है वो उड़ाया गया है, उससे भी निगरानी की जाएगी। टेथर ड्रोन एक वायर ड्रोन होता है जिसको कंसिस्टेंट पावर सप्लाई मिलती है और ये 24/7 वर्क कर सकता है, रात में भी ये काम कर सकता है। लाइव फीड ये डायरेक्टली भेज सकता है और इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी हमें। इसके अलावा हम लोगों ने मेरठ पुलिस ने अपने स्तर पर 20 से अधिक ड्रोन्स हमने डिप्लॉय किए हैं, जो 10 जो हमें जगह जहाँ पे हमें कावड़िया लगता है कि जहाँ से गुजरेंगे, भारी संख्या में गुजर रहे हैं,
उन सभी जगहों पे हमने रखा है। 24/7 ये कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा थाने स्तर पे हम लोग अलग से ड्रोन्स हायर किया है ताकि ईगल व्यू हमें मिले, क्राउड जो डेंसिटी है और क्राउड जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, रूट मैपिंग में हमें हेल्प मिलेगी। पवित्र सावन माह में वाराणसी के दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों के बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध किया गया है। उनको आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 बेड का स्पेशल कांवड़िया वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में आईसीयू के साथ साथ दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि कांवड़ियों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। आवश्यकता के अनुसार कांवड़ियों को चिकित्सा मदद मिलेगी। ये स्पेशल वार्ड पूरे सावन माह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धा भाव के साथ डॉक्टर कांवड़ियों की सेवा में योगदान देंगे। हमारे शासन प्रशासन का दिशा निर्देश के क्रम में ये कांवड़िया वार्ड बनाया गया, प्लस एक मन में भावना, एक श्रद्धा भाव है उन कांवड़िया जो हमारे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए, तो उनके लिए 10 बेड का हमारा कांवड़िया वार्ड जो एयर कंडीशन है, जिसमें सारी जो है हर तरह के संसाधन, जैसे कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, सारी औषधियाँ हैं, मैन पावर के साथ मतलब कि हमारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स सभी ऑन ड्यूटी अलर्ट मोड पे पूरा वहाँ पर कार्यरत है। और साथ में हमारा जो उनका डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी लैब और साथ में ब्लड बैंक, ये सब चीज़ें पूरी निःशुल्क रूप से उनको मुहैया कराने के लिए पूरी सेवा भावना से हम लोगों ने ये बनाया हुआ है और हम लोग तत्पर हैं उनको सेवा देने। हिंदी मराठी भाषा विवाद में अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कूद पड़े हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हिंदी सीखने की वकालत की। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आज हम सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि अन्य भाषाएं भी सीखीं और इस तरह वो एक महान व्यक्ति बने। He was a student leader, a freedom fighter, a scholar fluent in 17 languages. Now we are all talking, why should we learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. ओडिशा के कटक में विद्वान आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। राष्ट्रपति ने समारोह के दौरान कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठगण मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।